हाय फ्रेंड्स, आते हैं एक्सरसाइज 5B का दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट बताना है। तो हम पहले कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंट क्या होता है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी अगर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया हुआ है 3 वेरिएबल फॉर्मेट में, तो उसका कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था। पहले तो यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आएंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पहला तो होता था कंसिस्टेंट होता था, ये पहला वाला रूल 1 जो था ना, क्रैमर रूल में जो पढ़ा था, ये होता था कंसिस्टेंट होता था। दूसरा वाला भी कंसिस्टेंट होता था, और तीसरा वाला इनकंसिस्टेंट होता था। ठीक है, कंसिस्टेंट में जो था इसमें हमको क्या करना पड़ता था, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो दिखाना था। तो इसका क्या होता था, इसको हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट में और एक आता था जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देता था हमको। तो उसका कंडीशन क्या होता था, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। जब ये हो जाता था तो हमको क्या देता था, ये भी हमको देता था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये कैसे निकालते हैं वो सब हमें पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। इसमें क्या होता था, डेल्टा को हमें फाइंड करना था। डेल्टा को हम अगर 0 फाइंड कर लिए ठीक है, पर हमको फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होता था, इसका वैल्यू निकल के आता था नो सॉल्यूशन। इसमें हम क्या लिखते थे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम x को फाइंड करने के लिए क्या यूज करते थे, x इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये सब यूज होता था। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा रिवीजन कर लिए यहाँ, ताकि हमको और अच्छे से याद आ जाए, और ये सब हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था, हमें उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बताना है। मतलब क्या, हमको डेल्टा का वैल्यू 0 दिखाना है, ये हमारा पहला काम है। दूसरा काम ये होता है, हमें डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा वाई इक्वल टू 0 और डेल्टा जेड इक्वल टू 0, इसमें से कोई एक भी अगर हमने दिखा लिया तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? तो आते हैं सॉल्यूशन। तो हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था उसका कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है, इसे हमें 0 दिखाना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट ये हो गया। हमको सिस्टम को इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए डेल्टा को 0 दिखाना है, और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से किसी एक को भी नॉन जीरो दिखाना है, तब जाके हमारा बात बनेगा। ठीक है ना? तो इसको 0 कैसे दिखा सकते हैं, कन्वर्टिंग, इसमें थोड़ा ऑपरेशन लगाएंगे, कन्वर्टिंग और इंटरचेंजिंग रो 1 विथ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो क्या बन जाएगा ये डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सामने आएगा, और इसमें से रो 1 रो 2 रो 3 सारे एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ है a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये बन गया पहला। फिर दूसरा बन जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। फिर बन जाएगा तीसरा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो रो 2 और रो 3 में तो कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब जैसा का वैसा रहेगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। रो 3 का भी वैसा रहेगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये बन गया आपका डिटरमिनेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सब के 0 आ जाएगा, ये सब माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस सी, बी माइनस बी ए माइनस सी माइनस सी माइनस सी बी माइनस बी ए माइनस सी, सब कट के 0 आ गया। तो हमारे पास डिटरमिनेंट जो था, उस डिटरमिनेंट हमारे सामने आएगा 0 बन के। तो फर्स्ट रो 0 बन जाएगा, मतलब उस डिटरमिनेंट का वैल्यू, दैट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 0 0 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे क्या, डिटरमिनेंट का किसी भी रो या किसी भी कॉलम अगर 0 बन जाए, सारे एलिमेंट अगर 0 बन जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 0। तो हमें जो फास्ट टूल जो था चाहिए था, जो फास्ट हमें चाहिए था, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना था, तो हमने दिखा लिया। इसको हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू 0। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका। दूसरे हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से किसी एक को भी हम नॉन जीरो दिखाएंगे, उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। तो अभी हमको बताना है डेल्टा एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो फर्स्ट एक्स का जो जितना भी कोएफिशिएंट था उस कॉलम को हमें चेंज करना होता है किसके साथ, जो राइट हैंड साइड में जो दिया रहता है कंस्टेंट के साथ। तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या क्या था, पहला इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 था, दूसरा इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी 0 था, तीसरा इक्वेशन का राइट हैंड साइड 1 था। तो ये बन जाएगा हमारा पहला कॉलम डेल्टा एक्स का। ठीक है, 0 0 1, और बाकी जैसा था वैसा के वैसा रहेगा। तो डेल्टा एक्स का डिटरमिनेंट बन जाएगा ये पहला कॉलम, जो D1 D2 D3 था उसमें से रिप्लेस हो गया, और बाकी जैसा का था वैसा रह गया। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1 करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग C1। तो ये दो टर्म तो 0 आ जाएगा, और ये प्लस में आता है, डायगोनल एलिमेंट जितने प्लस आता है तो ये प्लस में आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसका एक्सपांसन 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या क्या आएगा, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस में सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये नॉन जीरो आया ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो दूसरा कंडीशन चाहिए था जो हमें, वो भी हमें मिल चुका है। तो अब बारी आता है इसे प्रूव करने का। तो ऊपर थोड़ा स्पेस बना के हम आंसर लिख लेते हैं। सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ, दिस इज डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय 0। इसका मतलब क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, नहीं, नो सॉल्यूशन
और इस सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आ गया ना? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब कभी भी हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया रहेगा तो हमको फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट डेल्टा का वैल्यू हम निकालेंगे फर्स्ट। उसके बाद हमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें कंडीशंस देखना है, कौन सा जीरो आ रहा है, कौन सा नॉन जीरो आ रहा है, और उसके हिसाब से हम बता सकते हैं सिस्टम का सॉल्यूशन जो आएगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट होगा तो कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, वो हम बता सकते हैं। तो हमारा पहला मकसद ये है, फर्स्ट डेल्टा फाइंड करना है, उसके बाद डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड फाइंड करना है। नंबर 3 में हमको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, x + 2y + 3z = 4, 2x + 3y + 4z = 5, 3x + 4y + 5z = 6। तो हमारा पहला मकसद क्या रहता है हमेशा की तरफ हमारा पहला मकसद रहेगा डेल्टा फाइंड करने का। डेल्टा मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट मतलब x, y, z का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे x का कोएफिशिएंट 1 2 3, y का कोएफिशिएंट 2 3 4, z का कोएफिशिएंट 3 4 5। ठीक है, और इसका वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू भी फाइंड करना ज़रूरी है, तब जाके हम बोल सकते हैं इसका कौन सा सिस्टम में आएगा और सॉल्यूशन कैसा निकल के आएगा वो हम बता सकते हैं। तो इसको रो 1 के अलग में एक्सपांड कर दूं तो भी चलेगा। यहाँ अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं, रो 2 इज रिप्लेस्ड विथ रो 2 माइनस रो 1, ये करने से हमारे पास क्या चला आएगा, रो 2 मतलब रो 1 में कुछ चेंजेस नहीं होगा, मतलब डेल्टा 1 2 3, रो 1 में तो चेंज नहीं होगा, रो 2 क्या होगा 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, मतलब रो 2 चेंज होगा ना, 2 - 1 मतलब 2 - 1 लिख देते हैं। आपके क्लैरिटी के लिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। 3 - 2 4 - 3। ठीक है, और एक ऑपरेशन लगाते हैं, रो 3 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3 माइनस रो 2, मतलब 3 - 2 3 - 2 4 - 3 5 - 4। तो इन दो ऑपरेशन के बाद हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे सामने, दैट इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट रो जैसा का है वैसा चला आएगा, सेकेंड रो बन जाएगा 1 1 1, थर्ड रो भी बन जाएगा 1 1 1। याद कीजिए डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी था, तो उसमें हमने पढ़े थे किसी भी दो कलम या किसी भी दो रो अगर आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता था। ठीक है, तो वही ऑपरेशन वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब डेल्टा बन गया अब क्या 0। हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ डेल्टा इक्वल टू 0 निकल के है, और बाकी सबको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहने देते हैं, इसका थोड़ा काम में आएगा। ऊपर लिख लेंगे हमारा जो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट था उसको थोड़ा लिख लेते हैं। डेल इक्वल टू क्या था 1 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5, और हमारा जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट थे d1 d2 d3 वो कितना था थोड़ा देख लेते हैं। 4 5 6। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट था तो उसको हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट के कॉलम में हम अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा x का वैल्यू चला आएगा। ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो के लेक्चर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंट्रो पार्ट पहले देख लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर में आना। तो डेल्टा x अगर हम फाइंड करेंगे तो मैं क्या करूँगा, x का कोएफिशिएंट का कॉलम को मैं चेंज करूँगा, ये जो कंस्टेंट जो दिया हुआ है
D1 D2 D3 का वैल्यू देते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 जैसा का है वैसा रहने देते हैं। 3 4 5 तो इसका वैल्यू कितना आएगा थोड़ा देख लेते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट आते हैं सब पॉजिटिव टर्म लेते हैं। ठीक है, इतना पॉजिटिव आता है और बाकी सब नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 4 डिटर्मिनेंट 3 4 4 5 3 4 4 5 माइनस 2 डिटर्मिनेंट 5 4 6 5 5 4 6 5 प्लस 3 डिटर्मिनेंट 5 3 6 4 5 3 6 4। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 मतलब 15 माइनस 16 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 25 माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 20 माइनस 6 इंटू 3 18। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 4, 2 इंटू 1 मतलब 2 और यहाँ प्लस 20 माइनस 18 मतलब 2, 2 इंटू 3 6। तो ये माइनस 6 प्लस 6 बन के आ गया 0। तो हमारे पास डेल्टा x का वैल्यू क्या आ गया 0। आप वैसे ही इसी हिसाब से आप बना सकते हैं डेल्टा y का वैल्यू 0, डेल्टा z का वैल्यू 0। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो खुद से सॉल्व करके ये देख लीजिएगा, डेल्टा y 0 आएगा, डेल्टा z 0 आएगा। तो हमारा कंडीशन क्या आ गया, यहाँ डेल्टा x 0 आ गया, डेल्टा y 0 आ गया, डेल्टा z 0 आ गया। तो हमने जो पढ़े थे, जो कंडीशन, जो रूल था, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ रहा है और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z का वैल्यू भी 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आंसर को थोड़ा लिखेंगे यहाँ। हमारा सेकंड कंडीशन जो हमने पहले जो चार्ट बनाए थे, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस आंसर क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा z इक्वल टू 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस have infinitely many solution। क्वेश्चन नंबर डबल आई पर, डबल आई में क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 5y प्लस 8z इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y माइनस लामड़ा z इक्वल टू 0। यहाँ दिया गया है लामड़ा z, देख रहे हैं, और बोला गया है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ एक नया वर्ड हमें सुनने को मिला, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा मैं समझा लेता हूँ। मैं एक इक्वेशन मान लेता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आप मान के चलिए। तो x और y का जो आपको सीधा सीधा इक्वेशन देखने से क्या पता चल रहा है, इसका वैल्यू कब 0 आएगा। तो मैंने फटाक से बोल दिया x इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूंगा, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा 0। हो सकता है। तो ये बन गया हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन जो हमने निकाला इसको बोल सकते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब इक्वेशन का जो वेरिएबल है, वेरिएबल को ही अब अगर हम 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये। उसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, जो x और y का वैल्यू पुट करने से इसका इक्वेशन 0 आएगा, है ना। अगर मैं x को 3 पुट करूं एंड y को 2 पुट करूं इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 0 आएगा कि नहीं, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक पॉसिबल वैल्यू है। इसको और भी वैल्यूज हम ले सकते हैं जिसके लिए ये इक्वेशन 0 दिखाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसको अगर हमने नॉन जीरो पुट किए तो यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे।
यहाँ एक्स वाई जेड के तो हम डायरेक्ट जीरो नहीं पुट कर सकते। अगर एक्स वाई जेड को हम डायरेक्ट जीरो पुट कर दिए उसका मतलब क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। पर हमें बोला गया है इस दिस इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब हम कोफिशिएंट सारे जितने दिए हैं ना उसका डिटर्मिनेंट हम जीरो पुट कर लेते हैं। अगर वो जीरो आ गया तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट सिंस लिखते हैं, यहाँ हमें बोला गया है ना सिंस दिस equations have non trivial solution, डेल्टा एक्स इसका क्या बन के आएगा, जीरो। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो दिखाना है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या आता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए 2 1 6 एक्स का, फिर वाई का कोफिशिएंट 5 4 9, फिर जेड का कोफिशिएंट 8 7 लामड़ा। यहाँ लामड़ा दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं मेंशन किया गया, इसका वैल्यू आएगा जीरो। हमें फाइंड करना है लामड़ा क्या आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं तो लामड़ा के वैल्यू आ जाएगा तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट। तो इसको फर्स्ट रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो 2 साइन असाइन कर लेते हैं पहले, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो सब पॉजिटिव लेंगे और बाकी सब नेगेटिव। तो एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1 मतलब आएगा क्या, 2 डिटर्मिनेंट 4 7 9 लामड़ा, 4 7 9 लैम्बडा, -5 डिटर्मिनेंट 1 7 6 लैम्बडा, 1 7 6 लैम्बडा, फिर आएगा +8 डिटर्मिनेंट 1 4 6 9, 1 4 6 9। तो देखिए दोस्तों, इसको जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किए थे, ये जो लामड़ा मैंने लिख दिया था ये माइनस लामड़ा है। इसका जो कोफिशिएंट है, जेड का जो कोफिशिएंट है वो माइनस लामड़ा था, मतलब ये सारे माइनस लामड़ा हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -5 इंटू माइनस लामड़ा -42 +8 इंटू 9 -24। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -8 लामड़ा -126 माइनस ये माइनस लामड़ा इंटू -5 मतलब +5 लामड़ा प्लस इसका आएगा 210 +72, मतलब इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका -9 जाएगा मतलब 15 इंटू 8 आएगा ये माइनस, तो इसका -120। ठीक है ना, -3 लामड़ा और -36 दैट इम्प्लाइज इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हम जीरो पुट कर लिए थे ना, तो ये सारे जीरो आएंगे, इसका वैल्यू जीरो आएगा और ये इम्प्लाइज। ठीक है, दैट इम्प्लाइज -3 लामड़ा इक्वल टू कितना आया 36, दैट इम्प्लाइज लामड़ा इक्वल टू आया -12। तो लामड़ा का वैल्यू कितना निकल गया -12। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 888।